ईरान पर इजराइल के अटैक के बाद से हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में ही चर्चाएं हो रही हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग भी लगभग एंड को पहुंचने वाली है और एज एक्सपेक्टेशन वही सब कुछ हुआ है जो हम पहले से सोचे बैठे थे। मतलब ईरान की तरफ से यही कहा गया है जवाब में कि भाई हमने ये जो है रिटेलिएशन में किया है, हमें जो है यूएन का कानून खुद अधिकार देता है ये करने का, क्योंकि पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमारी एम्बेसी को, हमारे कॉन्सुलेट को जो है टारगेट किया गया था, जिसमें हमारे लोगों की मौत हुई थी, डिप्लोमेट्स की मौत हुई थी। इजराइल ने दूसरी तरफ यही कहा कि भाई हम तो पहले से ही वार्निंग देते आ रहे थे कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, इसके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, और कल के हमले ने ये दिखा दिया है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा, मतलब वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। इजराइल ने इस्लामिक रिजीम की तो नाजीज से तुलना की ही, मगर साथ ही जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि अली खुमैनी, उनकी तुलना भी हिटलर से की और कहा यह हिटलर से कम नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रशिया ने जो है एक तरह से देखें तो ईरान का ही साथ दिया है। उसने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस सब के पीछे जो वजह है वो गाजा में चल रहे जंग है, गाजा में चल रहे हालात हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाया है। जब 2 अप्रैल के दिन हम लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे, हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी ताकि इजराइल के अटैक को कंडेम किया जा सके जो सीरिया में किया था उसने ईरान के डिप्लोमेट्स पर, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी हमें ऐसा नहीं दिखता है कि इसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि दुनिया जानती है कि इजराइल ही था, वो कौन मार सकता है वहां पर, ऐसा कौन कर सकता है। तो जब इन लोगों ने उस वक्त नहीं किया, तभी इजराइल ने बहुत सोच विचार के बाद, कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद ये अटैक किया है रिटेलिएशन में। तो जब पहले नहीं किया तो अब हम ईरान को कंडेम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन की बातें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुले तौर पर डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। वैसे दोस्तों, ईरान के हमले को लंबा वक्त गुजर चुका है और लगभग सारे ही मशहूर और अहम देशों ने अपना रिस्पॉन्स भी दिखा दिया है, मतलब उन्होंने रिएक्ट कर दिया है। और मिडिल ईस्ट के जितने भी ज़्यादातर देश हैं उन्होंने, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था या जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं, एक न्यूट्रल तरीका अपनाया है, मतलब बीच का तरीका। उन्होंने दोनों तरीके से बैलेंस करके रखा है। चाइना और रशिया को देखें तो इन्होंने वैसे तो न्यूट्रल ही रहने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ इनका झुकाव दिखता है। और स्पेशली रशिया ने तो काफ़ी हद तक ईरान का साथ दिया है इस मैटर में, मतलब बयानबाजी में या कहिए डिप्लोमेसी में। मगर टर्की एक ऐसा देश है कि जिसने खुले तौर पर रिएक्ट ही नहीं किया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि दोनों शांत रहो शांत रहो, लेकिन ना तो इस अटैक को उन्होंने कंडेम किया अमेरिका और इजराइल की साइड लेते हुए, और ना ही ईरान को सपोर्ट किया कि भाई ये रिटेलिएशन में था इसलिए इसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं किया। अब वो ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में होगा, या फिर जो आजकल दुनिया भर में लोगों के दिमाग में चल रहा है और जिस पर चर्चाएं हो रही हैं, वो यही है कि आगे क्या होगा। क्या आगे इजराइल फिर से ईरान पर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान तो दूसरी तरफ धमकी दे रहा है कि अगर एक बार फिर से हमारे ऊपर तुमने अटैक किया तो जो अब हम अटैक करेंगे, जो रिटेलिएशन देखोगे तुम लोग, वो 10 गुना ज्यादा होगा, मतलब 10 गुना बड़ा होगा। तो अब सवाल यही है कि ऐसे हालात में इजराइल वाकई फिर से हमला करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि इजराइल उसके ऊपर फिर से हमला करे या दोनों ये एक दूसरे से डायरेक्ट जंग में आ जाएं, क्योंकि डायरेक्ट जंग में अगर आ जाएंगे तो अमेरिका को भी कूदना ही पड़ेगा इजराइल की तरफ से। और अमेरिका में ऑलरेडी इलेक्शन आने वाले हैं, बाइडन अंकल जो ऑलरेडी काफ़ी पिछड़े हुए हैं इलेक्शन में और हार की तरफ ही लगभग जा रहे हैं, तो वो और तेज़ी के साथ हार की तरफ चले जाएंगे और ट्रंप जीत जाएगा। यही वजह है कि आप लोग देख रहे होंगे कि अमेरिका ने लगातार अपने बयानों में कह दिया है ये कि भाई इजराइल से जो कुछ हुआ वो हुआ, अब मट्टी डालो। और उसने अपने बयान में ये भी कहा है दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, कि हम इजराइल का साथ देंगे डिफेंस में जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि देते आए हैं, मगर ऑफेंस की सूरत में नहीं देंगे। मतलब अगर इजराइल फिर से अटैक करता है तो हम उसके साथ मिलकर ईरान पर अटैक नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हालात हो गए अमेरिका की तरफ से। अब अगर देखें इजराइल के पर्सपेक्टिव से, तो पहली सूरत में तो लगता है कि शायद इजराइल हमला ना करे। वजह यही है कि अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो हमला नहीं कर सकता है। हमला क्या, मुझे लगता है अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तो इजराइल कभी टॉयलेट नहीं जाता है, जंग पर जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मुमकिन है कि वो हमला ना करे, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार
उसको वार्निंग दी जा रही है कि हम डायरेक्ट जंग में नहीं उतरेंगे तुम्हारे साथ, हाँ डिफेंस करते रहेंगे, अगर कोई दूसरा तुम पर अटैक करता है तो हम तुम्हें बचाते रहेंगे जैसा कि बचाते आए हैं। मगर यहाँ पर कुछ परेशानियां हैं इसराइल के लिए। पहली परेशानी तो खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उनके। वो परेशानी इसलिए है क्योंकि उस बंदे का जो पॉलिटिकल करियर है वो जंग पर ही टिका हुआ है। यहां जंग बंद हुई, वहां वो बंदा कुर्सी से तो उतरेगा उतरेगा, जेल में भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने केसेस उस बंदे के ऊपर लग चुके हैं। गाजा की जंग भी इतने लंबे वक्त तक जो खिंच रही है बिला वजह नेतन्याहू की वजह से, क्योंकि उस बंदे का करियर ही, पॉलिटिकल करियर ही जंग पर टिका हुआ है। ईरान से जो अब ये एकदम से एस्केलेट हो रहा है मामला, इसके पीछे भी नेतन्याहू का ही दिमाग है, क्योंकि जब तक ये जंग चलेगी उसे पता है वो बंदा वहां पर बैठा रहेगा। इवन खबरें तो यहां तक आई, और आपने भी शायद देखी होंगी वो खबरें, कि बीच में मीडिया बता रहा था कि बाइडन ने किसी ऑफिशियल को ये गुपचुप तरीके से सीक्रेटली बताया है कि ये जो नेतन्याहू है ये बिला वजह अमेरिका को ईरान के साथ वॉर में घसीटना चाहता है। तो आप सोचिए कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की बातें करता हो तो कुल मिलाकर अमेरिका भी समझ रहा है कि नेतन्याहू क्या चाहता है। ठीक है, नेतन्याहू के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इजराइल के साथ वहां की कुछ रेडिकल पब्लिक, यानी कि कट्टरवादी पब्लिक। वो इसलिए क्योंकि लंबे वक्त से उनको उनके जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं उन पर प्रोपेगेंडा कर करके गवर्नमेंट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम भाई मिनी सुपर पावर हैं, हमारे लिए दुनिया का कोई कानून नहीं है, इंटरनेशनल कानून दूसरों के लिए होते हैं, हम तो जो चाहते हैं वो करते हैं, जिस पर हमला चाहें उस पर कर दें, जब चाहें तब कर दें, हमारे लिए ना कोई कानून है और ना किसी की कोई हैसियत है कि हमारा मुकाबला कर सके। स्पेशली ईरान जो उसका मेन दुश्मन है उसके बारे में तो प्रोपेगेंडा कर 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 ये दिखाया गया है कि अरे ईरान तो सोच भी नहीं सकता है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, वो तो फौरन मट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए वो तो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर अटैक करे। लेकिन दोस्तों वो अटैक हो चुका है। अब वो एक मामला अलग है कि ये अटैक सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, लेकिन हाँ कुल मिलाकर अटैक हुआ है। तो अब अटैक होने के बाद वो रेडिकल और कट्टरवादी जो कुछ परसेंट पब्लिक है वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और गवर्नमेंट के ऊपर ये जरूरी हो गया है कि वो फिर से हमला करे। वरना उनको क्या जवाब देंगे कि जिनको अभी तक ये बताते आए थे कि ईरान तो कभी सपने में भी डायरेक्टली अटैक के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसके अलावा इसराइल के सामने एक प्रॉब्लम ये भी खड़ी हो जाएगी कि अगर इस बार वो शांत हो गया, मतलब उसने दोबारा से अटैक नहीं किया ईरान के ऊपर, तो फिर आगे शायद ये दस्तूर बन जाएगा कि वो दोबारा किसी भी कॉन्सुलेट कह लीजिए, एम्बेसी कह लीजिए, या कोई ऑफिशियल जगह किसी और जगह पर ईरान की होगी तो वहां पर हमला नहीं कर पाएगा। उसको पता होगा कि दोबारा से वैसा ही होगा, वो रिटेलिएट करेगा और मुझको शांत बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए मुमकिन है कि वो फिर से अटैक करे, ताकि ईरान जब फिर से रिटेलिएट नहीं करे तो फिर से वो थोड़ा ऊपर आ जाए और वही वाली कंडीशन आ जाए कि हम फिर से जहां चाहें वहां अटैक करें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से लगता है कि शायद इजराइल ये अटैक करे, क्योंकि वैसे भी जहां तक मामला अमेरिका का है तो इजराइल भी जानता है कि वो कितना ही मुझको मना करे, कुछ भी करे, आखिर में वो उसके एक फादर के समान है। तो जाहिर है आपको आपके फादर किसी भी चीज़ के लिए कितना ही समझा लें, आपको डांट लें कि भाई ये आग से मत खेलो मत खेलो, लेकिन आप अगर फिर भी नहीं माने और आपने उस आग को लेकर मुंह में रख लिया, आप उस आग में कूद गए, तो आपके फादर ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने समझाया था जाओ अब मरो, बल्कि आपके पिता होने के नाते आपको बचाने के लिए पहुंच ही जाएंगे। तो उसे पता है कि आखिर में अमेरिका आएगा ही, हम चाहे कितनी भी बड़ी गलती करें, कुछ करें, क्योंकि इंटरनेशनल कानून की जो धज्जियां उड़ा रहा है इतने वक्त से, बावजूद इसके कि उन्हीं इंटरनेशनल कानून की वजह से अमेरिका का राज चल रहा है, सुपर पावर का स्टेटस बरकरार है, वो अगर सारे सिस्टम को तोड़ दिया जाए तो अमेरिका की क्या ही हैसियत रह जाएगी। यानी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन वगैरह की या फिर इंटरनेशनल लॉज हैं, तो उसके बावजूद भी जब अमेरिका लगातार उसके साथ बना हुआ है तो ईरान पर अटैक तो क्या ही चीज होगी, वो आ ही जाएगा। आखिर में दोस्तों इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में चाहे ईरान का फायदा हो या इजराइल का फायदा हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन कॉज का हुआ है, यानी कि फिलिस्तीनी लोगों का हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार दुनिया का फोकस, मीडिया का फोकस, सबका फोकस टिका हुआ था फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल के इंटरनेशनल कानून के वायलेशन के ऊपर, कि किस तरीके से वो गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, सारे इंटरनेशनल कानून को ताक पर रख रहा है, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, किस तरीके से लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, आम लोगों को कत्ल कर रहा है, बूढ़ों को कत्ल कर रहा है। लेकिन जब से ये ईरान वाला मैटर हुआ, सारा जो फोकस था वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, जो जाहिर है हो ना हो अमेरिका और इजराइल के लिए ही सबसे ज्यादा फायदे की चीज है। तो इसीलिए अब अगर ये मामला यहीं पर शांत हो जाता है तो दोबारा से फोकस वहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर ये मामला और आगे बढ़ता है ईरान वाला और इजराइल वाला, तो जाहिर है जो फिलिस्तीन का पूरा मैटर था, जो पैलेस्टीनियन कॉज था,
जो सब कुछ चल रहा था इसराइल के खिलाफ, एक नैरेटिव चल रहा था। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसे हालात बन चुके हैं ऑलरेडी कि यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश कि जो इसराइल को सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन अपनी ही पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक उनके खिलाफ है, फिलिस्तीन की सपोर्ट में है। वो सब कुछ फिर से वहीं पर दफन हो जाएगा। तो इसीलिए बेघर, मजलूम और कमज़ोर फिलिस्तीनी लोगों की आवाज़ को बनाए रखना, मतलब जिस लेवल का उनके फेवर में पूरा एक ट्रेंड चल रहा था, वो सब बरकरार रखना हम लोगों की, आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक करें, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।